ग्रीटिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ प्रकार से। आज हम बात करेंगे रूसी तेल की। अमेरिका लंबे समय से भारत पर रूसी तेल खरीद को बंद करने का दबाव बना रहा है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने भारत पर 50% का टैरिफ तक लगाया है। ट्रंप भी लगातार दावा कर रहे हैं कि भारत जल्दी रूसी तेल खरीदना बंद कर सकता है। उन्होंने बुधवार को यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी तौर पर थोड़े समय में इन खरीदों को बंद करने पर सहमति जताई है। इस पर रूस ने सतर्क प्रतिक्रिया दी है और भारत ने उनके बयानों से दूरी बना दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हाल की किसी बातचीत की जानकारी नहीं है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा कि रूस का तेल भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय लोगों के कल्याण के लिए बहुत फायदेमंद है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसकी आयात नीति अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। और बाद में प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें मोदी और ट्रंप के बीच कल हुई किसी भी बातचीत की जानकारी नहीं है। भारत अमेरिका के दबाव में रूस के तेल खरीद बंद करने को तैयार नहीं है। ऐसे में समझना जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रूसी तेल कितना महत्वपूर्ण है। पिछले साल दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक भारत ने 52.7 अरब डॉलर का रूसी कच्चा तेल खरीदा, जो उसके तेल बिल का 37% है। इसके बाद इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया और अमेरिका का स्थान आता है। रूसी आयात बढ़ने से पहले 2021-22 में भारत के शीर्ष 10 कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता रूस, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, ब्राज़ील, कुवैत, मैक्सिको, नाइजीरिया, ओमान थे। शेष 31 देश छोटे अवसरवादी सौदों की एक लंबी कतार बनाते थे, जो वैश्विक कीमतों के साथ घटते बढ़ते रहते हैं। हालांकि कुछ आम धारणा है कि भारत पूरी तरह से रूसी तेल पर निर्भर है, फिर भी वो अमेरिका से भी बड़ी मात्रा में आयात करता है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार 2024 में भारत ने 7.7 अरब डॉलर के अमेरिकी पेट्रोलियम उत्पाद खरीदे, जिसमें 4.8 अरब डॉलर का कच्चा तेल शामिल है। लेकिन फिर भी वॉशिंगटन के साथ उसका पेट्रोलियम व्यापार घाटा 3.2 अरब डॉलर का था। भारत का रूस से तेल आयात यूक्रेन की युद्ध के कारण बढ़ा है। इस युद्ध के कारण रूसी ऊर्जा के पारंपरिक उपभोक्ता देशों ने खरीद को बंद कर दिया। रूस पर अनगिनत प्रतिबंध लगा दिए गए। इस कारण रूस ने तेल पर भारी छूट ऑफर करनी शुरू कर दी। भारत को सस्ते ऊर्जा की भारी जरूरत होती है। ऐसे में भारत ने मौके का फायदा उठाया और रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया। भारत का रूसी तेल आयात 2021-22 में 40 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 8.7 करोड़ टन से अधिक हो गया। ये उछाल पश्चिमी प्रतिबंध के बाद रूस द्वारा दी गई छूट के कारण हुआ, जिससे उसका कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरों के लिए अधिक आकर्षक हो गया। 2021-22 के बाद रूसी तेल की कीमतों में 2022-23 में औसतन 14.1% और 2023-24 में 10.4% की छूट रही, जिससे भारत को सालाना लगभग 5 अरब डॉलर या उसके कच्चे तेल के आयात बिल का 3 से 4% की बचत हुई। खाड़ी के तीनों देश इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की हिस्सेदारी में 11% अंकों की गिरावट देखी गई, लेकिन उनकी वास्तविकता मात्रा स्थिर रही, क्योंकि भारत का कुल आयात 19.6 करोड़ टन से बढ़कर 24.4 करोड़ टन हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। दुनिया में तेल की डिमांड भी बढ़ सकती है, लेकिन उत्पादन स्थिर रहने से कीमतें लगातार बढ़ सकती है। इसका असर भारत में भी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इसके अलावा महंगाई भी बढ़ेगी। ऐसे में मोदी सरकार ऐसा रिस्क उठाने से बचना चाहेगी। हालांकि अगर रूस वाली कीमत पर किसी दूसरे देश से तेल मिले तो मामला बदल सकता है। ये हम बात करें पाकिस्तान की। अफगान सीमा के पास शुक्रवार को हुए आत्मघाती हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाक सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य शिविर पर हमला किया गया, जिसमें 13 फौजी घायल हुए। हमलावर ने विस्फोटों से भरे वाहन को आर्मी कैंप की चारदीवारी से टकरा दिया। इसके बाद 3 अन्य हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक्सपर्ट का कहना है कि हमला टीटीपी की रणनीति में बदलाव का संकेत है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) प्रमुख मुफ्ती नूर वली मसूद के वीडियो जारी करने के ठीक एक दिन बाद उत्तरी वजीरिस्तान में पाक आर्मी पर भीषण हमला हुआ है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले के लिए टीटीपी ने वाहन से भेजे आत्मघाती हमलावर का इस्तेमाल किया। ये टीटीपी की हमले की रणनीति में बदलाव के साथ साथ पाकिस्तान के बढ़ते आंतरिक सुरक्षा संकट घराने का हित है। न्यूज़ 18 ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि टीटीपी का व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल उच्च प्रभाव और उच्च क्षति वाले अभियानों की ओर संक्रमण को दर्शाता है। ये सुरक्षा बलों को घेरने या जमीन पर कब्जा करने के बजाय उनका मनोबल गिराने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये समूह की पिछली विद्रोही रणनीतियों से अलग है, जो लक्षित घात और छोटे पैमाने के हमलों पर केंद्रित रहती थी। पाक आर्मी बेस पर यह हमला इस बात पर भी जोर देता है कि टीटीपी से जुड़े गुट अमीर अली दत्ता खुले क्षेत्र में खुलकर अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। यह वह क्षेत्र जो पूर्व संघीय प्रशासित कबायली क्षेत्रों (FTA) में सैन्य अभियानों के बाद शांत हो गया था। विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के हमलों का फिर से उभरना
पाकिस्तान के अशांत सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी नियंत्रण की जोरी को उजागर करता है। टीटीपी के बैनर तले हाफिज गुल बहादुर समूह का फिर से सक्रिय होना अफगानिस्तान सीमा पर पाकिस्तान का संकट बढ़ाएगा। माना जाता है कि उत्तरी वजीस्तान में लंबे समय से सक्रिय हाफिज गुल बहादुर गुट की गहरी सैन्य जड़ें हैं, जो हमलों की नई लहर को बढ़ावा दे रही हैं। पाकिस्तान की ओर से बार बार तालिबान पर इन गुटों को पनाह देने का आरोप लगाया जा रहा है। तालिबान ने किसी गुट को पनाह देने से साफ इनकार किया है। तालिबान का कहना है कि टीटीपी काबुल के निर्देश या अनुमति पर नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से काम करता है। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवाद के लिए नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान के इस संबंध में लगाए गए तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। आइए हम बात करें बांग्लादेश और तुर्की के बीच रक्षा समझौते की। बांग्लादेश और तुर्की के बीच एक बड़े रक्षा समझौते पर बात चल रही है। तुर्की के साथ बांग्लादेश का ये रक्षा समझौता तकरीबन फाइनल हो चुका है। इसके तहत ढाका को सिपर लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली तुर्की से मिलेगी। साथ ही बांग्लादेश को न सिर्फ तुर्की से लाखों ड्रोन मिलने जा रहे हैं, बल्कि उसे ड्रोन के सह उत्पादन का भी मौका मिलेगा। एक्सपर्ट ने बांग्लादेश की सैन्य ताकत बढ़ाने वाली इस डील को ऐतिहासिक और दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलावों में से एक कहा है। ढाका स्थित डैफोडिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के विजिटिंग स्कॉलर एमडी उबैदुल्ला ने एशिया टाइम्स में अपने लेख में कहा कि यह सिर्फ हथियार सौदा नहीं है, बांग्लादेश के लिए संप्रभुता हासिल करने जैसा है, जो क्षेत्र के दिग्गजों के बीच अपना रास्ता बनाने की कोशिश में है। वहीं तुर्की के लिए शक्ति प्रदर्शन का मामला है। वहीं भारत के लिए पड़ोस का एक घटनाक्रम एक नया और अवांछित रणनीतिक सिरदर्द है। तुर्की से हथियार खरीद को बांग्लादेश के पड़ोस की घटनाओं से जोड़ा जा सकता है। म्यांमार में चल रहा गृह युद्ध उसकी सीमा को प्रभावित कर रहा है। म्यांमार के लड़ाकू विमानों ने कई मौक़ों पर उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। ऐसे में ढाका को यह बताने की जरूरत है कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकती है। बांग्लादेश का सैन्य आधुनिकीकरण का यह प्रयास दोहरा उद्देश्य पूरा करता है। एक म्यांमार से उत्पन्न होने वाली तत्कालिक अराजकता के विरुद्ध एक विश्वसनीय रक्षा प्रणाली तैयार करना, वहीं दूसरा भारत जैसे अपने शक्तिशाली पड़ोसी के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक विषमता को सूक्ष्मता से संतुलित करना। तुर्की से मिल रहे हथियारों से बांग्लादेश की कई जरूरत पूरी होती है। मध्यम और लंबी दूरी की सिपर एयर डिफेंस प्रणाली का संयोजन एक आधुनिक एकीकृत वायु रक्षा कवच को नए सिरे से तैयार करता है। इसे ढाका के पास अपने हवाई क्षेत्र का अवरोध करने की क्षमता होगी, जो किसी संभावित आक्रमण से राजधानी को सुरक्षित करेगी। तुर्की से मिलने वाले ड्रोन ढाका के लिए दीर्घकालिक रूप से महत्वपूर्ण है। स्व उत्पादन की ओर बढ़ते हुए बांग्लादेश को अपनी मानव पूंजी और औद्योगिक आधार में निवेश का मौका मिल रहा है। यह न सिर्फ उसकी ताकत बढ़ाता है, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक कदम है। ये ढाका को निगरानी, टोही और हमला करने की क्षमताओं के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण देगा। तुर्की के लिए यह सौदा एक व्यावसायिक जीत से कई बढ़कर है। यह राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के स्तर पर तुर्की के प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में अहम कदम है। यह समझौता एर्दोगन की महत्वाकांक्षी एशिया न्यू नीति को दिखाता है। तुर्की व्यापार, संस्कृति और सैन्य औद्योगिक साझेदारी के जरिए पूरे महाद्वीप में तुर्की के प्रभाव का विस्तार करना चाहता है। बांग्लादेश में पैर जमाने से तुर्की को बंगाल की खाड़ी में एक रणनीतिक उपस्थिति मिलती है। उसकी पहुंच काला सागर से लेकर हिंद महासागर तक फैल जाती है। तुर्की और बांग्लादेश की यह डील खासतौर से भारत को परेशान कर सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह समझौता भारत की रणनीतिक योजनाकारों के लिए सिरदर्द है। भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान को निश्चित रूप से अपनी श्रेष्ठता को चुनौती मिलने की चिंता नहीं है, लेकिन उसकी रणनीतिक गणना इससे बिगड़ती है। भारत के लिए बात चिंता बढ़ाती है कि ढाका में आपूर्तिकर्ता तुर्की है, चीन नहीं। नई दिल्ली के पास चीनी घुसपैठ का मुकाबला करने की सुनियोजित रणनीति है, लेकिन तुर्की के मामले में ऐसा नहीं है। नाटो सदस्य तुर्की को बांग्लादेश को उन्नत रक्षा तकनीक बेचना भारत के लिए एक नई स्थिति है। यह ढाका के प्राथमिक सैन्य समर्थक के रूप में चीन की भूमिका को कमजोर करता है, लेकिन उसकी जगह एक और शक्तिशाली स्वतंत्र देश को स्थापित करता है। ये कदम भारत के कूटनीतिक परिदृश्य को जटिल बनाता है, उसके निकटतम पड़ोसियों के साथ भी उसके प्रभाव की सीमाओं को रेखांकित करता है। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.